दोस्तों, मिसाइलों का रहस्य, तेहरान की रणनीति, यूरोप को खुली चेतावनी का ऐलान, इराक से मजबूत रिश्ते, अल अक्सा पर धावा, फलस्तीन के बच्चों की दर्द भरी दास्तान, न्यूयॉर्क से नेतन्याहू के खिलाफ गूंजी बगावत, दुनिया में उठे नए सवाल। आज की इस खास रिपोर्ट में जानिए कैसे मिडिल ईस्ट की हर खबर बदल रही है जंग और सियासत का पूरा हाल। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन लोगों के साथ। दोस्तों, ईरानी सेना के प्रवक्ता ने एक ऐसा बयान दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों की नाक में दम कर दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मनों के पास जितने भी जासूसी और निगरानी साधन वो इस बात को लेकर पूरी तरह हैरान है कि आखिर ईरान अपनी मिसाइल का उत्पादन कहां कर रहा, क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को इतने गुप्त तरीके से बिखेर रखा है कि अमेरिकी उपग्रह, ड्रोन और रडार उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि अमेरिका ईरानी परमाणु सुविधाओं, बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों पर तो हमले कर लेता है, लेकिन वो कभी ईरान की असली मिसाइल फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वे इतनी गहराई में और इतनी सुरक्षित जगहों पर छिपी है कि कोई भी बाहरी ताकत उन्हें ढूंढ नहीं सकती। और ये रणनीति ईरानी रक्षा उद्योग की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि जब दुश्मन ये नहीं जानता कि मिसाइलें कहां बन रही तो वो उन्हें नष्ट भी नहीं कर सकता। और इसके चलते ईरान लगातार बिना किसी रुकावट के अपनी मिसाइल का उत्पादन जारी रख सकता है और जितनी जरूरत हो उतनी मिसाइलें जंग के मैदान में उतार सकता है। जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सिर्फ अटकलें लगा रही और अब तक उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। और यही वजह है कि हाल के हफ्तों में ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर इतनी सटीक और भारी मिसाइलें दागी, क्योंकि उसकी आपूर्ति श्रृंखला इतनी गुप्त और मजबूत है कि वो किसी भी हमले से अप्रभावित रहती है। ये बयान ईरानी सैन्य रणनीति का एक नया पहलू उजागर करता है, जो दिखाता है कि ईरान ने सिर्फ अपनी मिसाइलों की मारक क्षमताओं पर काम नहीं किया, बल्कि उनके उत्पादन, भंडारण और लॉन्चिंग को इतना छुपाव भरा बना दिया कि यह दुश्मन के लिए एक पहेली बन गया। और जब तक ये पहेली नहीं सुलझी तब तक अमेरिका और इजराइल ईरान की मिसाइल खतरे से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। अब देखना यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और अपनी निगरानी तकनीक को ऑपरेट करती हैं, या फिर ईरान की अदृश्य मिसाइल उद्योग लंबे समय तक उनके लिए बड़ा सिरदर्द बना रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां तेहरान में एक बड़ी कूटनीतिक मुलाकात हुई जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने इराकी प्रधानमंत्री अली अल ज़ैदी का औपचारिक स्वागत किया। यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका जंग अपने चरम पर है और इराकी जमीन पर अमेरिकी ठिकाने ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं और इराक के अंदर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को लेकर भड़का विवाद है। ऐसे में इराकी प्रधानमंत्री की तेहरान यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरी बातचीत का इशारा है। और दोनों नेताओं की मुलाकात में ईरान इराक सीमा सुरक्षा, अमेरिकी हमलों के खिलाफ संयुक्त रुख और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि इराक ईरान का एक अहम पड़ोसी है और व्यापारिक साझेदार है और उसकी सरकार ने पहले भी कहा है कि वो अपनी जमीन को किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। जबकि ईरान भी इराक की संप्रभुता का सम्मान करता है और चाहता है कि दोनों देश मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता का मुकाबला करें। और इस मुलाकात ने उस संदेश को और मजबूत किया कि इराक और ईरान एकजुट हैं और किसी भी बाहरी दबाव या सैन्य आक्रामकता के खिलाफ अपने संबंधों को और गहरा करेंगे। जबकि अमेरिकी प्रशासन और इजराइल इस मुलाकात पर पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ईरान इराक संबंध मजबूत होता है तो क्षेत्र में अमेरिकी हितों को और चुनौती मिल सकती है। लेकिन डॉक्टर मसूद पेजिशकियान और अल ज़ैदी दोनों ने इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं और वे ऊर्जा, व्यापार, बिजली और परिवहन के क्षेत्र में नई परियोजनाओं पर सहमत हुए हैं, जिसका फायदा दोनों देशों की जनता को होगा और इसके क्षेत्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ईरान के उप विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों को एक सख्त और साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश जो ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी आक्रामकता में किसी भी तरह से शामिल होगा, चाहे वो अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र या सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने दे, उसे उस आक्रामकता में भागीदार माना जाएगा और उसे भी इसके
नतीजे भुगतने होंगे और यूरोप को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिकी युद्ध मशीन का हिस्सा बनकर खुद को खतरे में न डाले, क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं और संप्रभुता यानी खुद मुख्तारी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जो देश अमेरिकी हमलों के लिए अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे वे ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों के निशाने पर आ सकते हैं। और ये चेतावनी उन यूरोपीय देशों के लिए विशेष रूप से है जिनके पास मिडिल ईस्ट में सैन्य अड्डे या नौसैनिक उपस्थिति है, क्योंकि अमेरिका ने हाल के दिनों में इन्हीं ठिकानों से ईरान पर हमले किए और ईरान का कहना है कि वो इन देशों को अमेरिकी आक्रामकता का सहयोगी मानेगा। और उन्होंने यूरोपीय संघ से अपील की कि वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस गैर कानूनी जंग की साफ निंदा करें, क्योंकि ये जंग न सिर्फ ईरान के खिलाफ है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति की बुनियाद के भी खिलाफ है। और यूरोप ने पहले अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में अमेरिकी हमलों का समर्थन करके बड़ी गलती की और अगर उसने इस बार भी चुप्पी साधी या अमेरिका का साथ दिया तो इसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान अब वो ईरान नहीं रहा जो 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के दौरान चुप था। आज उसके पास सटीक मिसाइलें, एडवांस ड्रोन और क्षेत्रीय नेटवर्क हैं जो किसी भी दुश्मन को उसकी सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों जगह जवाब दे सकता है। और अगर यूरोप इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है तो उसे आने वाले दिनों में इस जंग का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय आ गया है कि यूरोपीय देश तय करें कि वो किस पक्ष में खड़े हैं। क्या वे शांति, कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्ष में होंगे या फिर अमेरिकी आक्रामकता के सहयोगी बनकर इस क्षेत्र को और अधिक अस्थिर करेंगे, क्योंकि ये चेतावनी कोई खाली धमकी नहीं है बल्कि एक अंतिम सीमा है जिसके पार जाने के गंभीर परिणाम होंगे। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं फलस्तीन की, जहां कब्जे वाले पश्चिमी तट के जेनिन शहर के दक्षिण में स्थित अंजे से एक ऐसा दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें इजरायली सैनिकों ने छापामारी के दौरान स्टन ग्रेनेड दागे और बच्चों को इतना भयभीत किया कि वे चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। और ये मंजर उस बर्बरता को बयान करता जो इजरायली सेना रोजाना फलस्तीनी गांवों और कस्बों में अंजाम दे रही है, जहां सैनिक बिना किसी वार्निंग के अचानक सैन्य अभियान चलाते हैं, घरों में घुसते हैं, सड़कों को बंद करते हैं और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं। और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्टन ग्रेनेडों की तेज आवाज से छोटे छोटे बच्चे बेहद घबरा जाते हैं, कुछ अपनी माओं से लिपट कर रोने लगते हैं, कुछ इधर उधर भागते हैं और कुछ सदमे में जमीन पर बैठ जाते हैं। ये वही सीन है जो इजरायली सैन्य अभियानों का एक हिस्सा बन चुका है। और ये सिर्फ अंजे की कहानी नहीं बल्कि पश्चिमी तट के हर उस गांव और शहर की कहानी है जहां फलस्तीनी बम और गोलियों के बजाय स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस से रोज जागते हैं और उन्हीं के बीच सोते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने अमेरिकी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हलचल मचा दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वे इस शहर में बेंजामिन नेतन्याहू या किसी भी अन्य युद्ध अपराधी का स्वागत नहीं करेंगे। और ये बयान उस वक्त आया जब इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर है और गजा में जारी नरसंहार को लेकर पूरी दुनिया में आलोचना बढ़ रही है। और ममदानी ने न केवल नेतन्याहू संभावित न्यूयॉर्क पर आने से रोक लगाई बल्कि इसराइल की उन नीतियों की भी मुखर आलोचना की है जो फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ जघन्य अपराधों का कारण बनी है। दोस्तों, ममदानी का यह बयान उसी बदलाव की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उनका स्वागत नहीं बल्कि विरोध होगा, क्योंकि उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ICC में पहले से ही युद्ध अपराधों के मामले दर्ज हैं और न्यूयॉर्क शहर को इन मामलों को नजरअंदाज करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अल-कुद्स और धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने एक बड़ी घटना की कड़ी निंदा की है, जिसमें इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गुवेर और सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने 3228 बासिंदों के साथ अल अक्सा मस्जिद के आंगनों में घुसकर एक भारी मुजाहरा किया और इस घुसपैठ को इस्लामी धार्मिक स्थलों की पवित्रता का खुला उल्लंघन और एक उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया गया, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद न सिर्फ फलस्तीनी बल्कि पूरी मुस्लिम
उम्मा के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है और इजरायली अधिकारियों और बासिंदों का यहाँ घुसना उस ऐतिहासिक स्थिति के खिलाफ है जिसके तहत गैर मुस्लिमों को इस पवित्र स्थल पर सामूहिक रूप से आकर धार्मिक अनुष्ठान या मुजाहरा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन बेन गवीर और उनके साथी बासिंदे इस स्थिति को चुनौती देते हुए लगातार इस तरह की घुसपैठ करते रहे और इस बार उन्होंने हजारों की संख्या में यहूदी उत्सव के दौरान मस्जिद के आंगनों को अपनी उपस्थिति से भर दिया, जिसमें फिलिस्तीनी अधिकारियों ने एक खतरनाक सियासी एजेंडा बताया है जो कि अल अक्सा को समय के साथ यहूदियों के लिए खोलने और फिलिस्तीनियों को उनके धार्मिक अधिकारों से बेदखल करने की एक सुनियोजित कोशिश है। और मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यह कदम पूरी दुनिया की मुस्लिम जनता की भावनाओं का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जबकि फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने इस घुसपैठ के जवाब में लोगों से अल अक्सा की रक्षा के लिए आने की अपील की है और ये घटना उस बढ़ते तनाव को दिखाती जो कब्जे वाले अल कुद्स में हर दिन और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि अल अक्सा की पाकीज़गी को लेकर न तो फिलिस्तीनी समझौता कर सकते हैं और न ही पूरी मुस्लिम उम्मा चुप रह सकती है। और सोशल मीडिया पर भी इस घटना के खिलाफ जमकर विरोध हुआ है और कई मुस्लिम देशों ने इस घुसपैठ की निंदा की। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाला करार दिया, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक उम्मा का दिल है और आंगनों में होने वाली हर चाल पर पूरी दुनिया की नजर है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता अगली वीडियो, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।